नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक मीडिया की खास पेशकश गुफ्तगू, जिसमें हम आपसे मुलाकात करवाते हैं ऐसे चेहरों की, ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों की जो अलग अलग जिलों में कार्यरत हैं, और आपसे उनको रूबरू करवाते हैं, उनकी कहानियां, उनके किस्से सुनाते हैं। आज के हमारे खास मेहमान हैं झांसी जिले के मुख्य विकास अधिकारी CDO श्री शैलेश कुमार जी। शैलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार शाश्वत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर, शुरू करते हैं जहाँ से आपकी शुरुआत हुई, हरदोई से। बचपन कैसा रहा? मैं ये कहूँगा कि हरदोई एक, जैसा कि आप जानते हैं, बड़ी छोटी सी जगह है और एक रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में मेरा छोटा सा गांव है, जो कि बहुत वेल कनेक्टेड तो नहीं, लेकिन ये है कि हमारे क्षेत्र में थोड़ा एजुकेशन के संबंध में ज़रूर जो है अवेयरनेस है लोगों के अंदर। और हमारा जो क्षेत्र है वो एजुकेशनल कैपिटल कह सकते हैं हमारे ज़िले की। तो यद्यपि उसकी दूरी जो है ज़िले के हेडक्वार्टर से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद उधर शिक्षा को लेकर के अवेयरनेस अच्छी। तो हमारा जो स्कूल था वहाँ पर, वो शुद्ध रूप से एकदम ग्रामीण क्षेत्र में था, और वहाँ के पढ़े हुए कई लोग जो हैं विभिन्न सिविल सेवाओं में निकले या अन्य पदों पर, चाहे वो शिक्षक रहे हों, चाहे डॉक्टर रहे हों, विभिन्न सरकारी गैर सरकारी क्षेत्रों में उन्होंने बड़ा नाम कमाया। तो एक तरीके से विशुद्ध रूप से ग्रामीण क्षेत्र होने के बावजूद हमारा जो क्षेत्र रहा है वो शिक्षा के रूप में बड़ा अग्रणी है। तो पहली बार IAS बनने की परिकल्पना था कि आपने पहली बार कब थॉट है कि IAS बनना है? मेरी पढ़ाई लिखाई, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि गांव में ही हुई थी, और काफ़ी छोटे थे तभी से जो है बाकी लोगों को देखा करते थे कि कुछ बड़ा करना है, लेकिन ये पता नहीं था, जैसे कि सभी गांव के बच्चों में इस तरह की फीलिंग होती है कि कुछ बड़ा करना है, लेकिन क्या करना है ये नहीं पता होता था। फॉर एग्जांपल जो है स्टेप बाय स्टेप चलते हुए पता लगा कि हम लोग क्लास 12 में पहुँचे। फिर ये हुआ कि नहीं, इंजीनियरिंग करना है। अब इंजीनियरिंग करना है तो उसमें कहाँ से करेंगे इसका कोई आइडिया नहीं था। और हम लोगों के लिए तो इवन जो है IIT और इंजीनियरिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हुआ करती थी। हमें लगता था कि IIT जो है कुछ और चीज़ है और बीटेक करना, इंजीनियरिंग करना कोई दूसरी चीज़ है। तो इस तरह का वो था। तो इसी तरह से सिविल सर्विसेज की परिकल्पना थी कि जो जिला मजिस्ट्रेट होते हैं, जो बड़े सीनियर अधिकारी होते हैं, लेकिन कैसे वहाँ पहुँचा जाता है इसके संबंध में कोई ऐसा वो नहीं था। तो एक बार हमारे विद्यालय में हमारे जिले के DM साहब आए हुए थे। तो उनको जो है देख करके, उनके व्यक्तित्व को देख करके सभी बच्चे प्रभावित हुए। हमारी एज ग्रुप के जितने लोग थे, तो हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे। तो उनका जो डिस्कशन था उसको देख करके लगा कि यार इस तरह का बनना चाहिए जिसके बारे में लोग बाद में बात करें। और वास्तव में उनका रौब देख करके, मैं आपको अगर बहुत फ्रैंक तरीके से बताऊं, और पूरा जो है आगे पीछे लोगों को देख करके कि भाई बड़ा सम्मानित व्यक्ति है, कोई बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जिसको हमारे विद्यालय में, हमारा विद्यालय प्रतिष्ठित विद्यालय है क्षेत्र का, वहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया। यद्यपि ये तो बाद में पता चला कि नहीं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक्चुअली बहुत बड़ी हस्ती होते हैं, लेकिन हमारे लिए उतना ही बहुत था। तो हमें लगा था कि इस तरह का अधिकारी बनना है। तो मैं आपके कुछ इंटरव्यूज पढ़ रहा था पुराने, जिसमें आपने एक कोट किया है कि माय नॉट सो वेल एजुकेटेड पेरेंट्स टॉट मी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। तो पेरेंट्स का कितना प्रभाव रहा आपके एजुकेशनल करियर पे, या इस प्रक्रिया में IAS बनने की कितना मोटिवेशन? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि मेरे परिवार में मेरे जो दादाजी हुआ करते थे, तो दादाजी ऐसे थे जिन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं प्राप्त करी। मेरी मदर खुद भी जो है एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती थी जिनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। मेरी मदर खुद भी जो है कभी उन्होंने स्कूल का वो नहीं देखा। मेरे दादाजी के दिमाग में कुछ सोच थी कि चलो अच्छा, बच्चों को कम से कम इतना पढ़ा देते हैं कि अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। तो उसमें बहुत ज़्यादा सफल तो नहीं हुए, लेकिन एक नींव वो डाल गए हैं। तो मेरे फादर ने भी, हालांकि मैं आपको कहूँगा कि फॉर्मल एजुकेशन जो है, एक जो क्वालिफिकेशन वाले एग्जाम होते हैं 10+2 वाला, वो भी नहीं क्रॉस किया, लेकिन उनके दिमाग में ये था कि अगर मुझे सुविधा मिलती तो मैं और अच्छा कर सकता था। तो कहीं ना कहीं जो है उन्होंने अपनी फॉर्मल एजुकेशन तो नहीं पूरी कर पाई, और माताजी को के बारे में मैंने आपको जैसे बताया कि जो एक औपचारिक शिक्षा होती है वो तो नहीं प्राप्त करी, लेकिन उनके दिमाग में ये था
कि अब अगली जनरेशन हमारी जो है इस वजह से नहीं सफ़र करेगी कि उनको बढ़िया पढ़ाई नहीं मिली। और ग्रामीण क्षेत्रों में आप जानते हैं कि जीवन बड़ा कष्टकारी होता है, बड़ा टफ होता है, कठिन होता है। तो ये चीज़ मैंने शुरू से फील करी कि ऐसे माहौल में हमारे जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, वो कभी हतोत्साहित नहीं हुए और उनको बड़ा फर्म बिलीफ था कि अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख कर जाएंगे ना तो ये जितनी भी हमारी समस्याएं हैं, चाहे वो आर्थिक हो चाहे सामाजिक किसी प्रकार की समस्याएं हो, ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो जो मैंने ये स्टेटमेंट पहले आपने जो कोट किया, इसका तात्पर्य यही था कि वो खुद तो उतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो है इसमें बड़ा विश्वास दिखाया कि हमारे बच्चे अगर पढ़ लिख जाएंगे तो अपने पैरों पर भी खड़े हो जाएंगे और हमारी जो भी अभी आर्थिक या सामाजिक विपन्नता है उसको दूर करने में शिक्षा बहुत बड़ा योगदान देती है। तो आपने आईएएस की तैयारी में 3 अटेम्प्ट दिए। पहले में जहाँ तक मुझे पता है 800 के लगभग रैंक आई थी और तीसरे में 2015 में आपकी 41 रैंक आई थी। तो ये इतना मेजर इम्प्रूवमेंट, क्या ऐसा मेथड यूज किया आपने जो आप एस्पिरेंट्स को बताना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती है, जैसा कि आप जानते हैं कि इसको दुनिया के सबसे टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में गिना जाता है। तो इसमें जो भी 1000 कैंडिडेट्स की लिस्ट होती है जो कि फाइनली सिलेक्टेड होते हैं, चाहे उनको कोई भी सर्विस मिले और चाहे उनकी कुछ भी रैंक हो, मेरा पर्सनल व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि वो लोग और 20-30%, 50% या लगभग उतने ही लोग जो मिस आउट कर दिए फाइनल मेरिट लिस्ट में, सबका लेवल एक जैसा होता है। रैंक तो मतलब जो है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कि आपको कैसी परिस्थितियों में उस वर्ष किस तरह का पेपर आया और थोड़ा बहुत जो है आपका लक भी, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं कि फाइनल रैंक आपकी कितनी होगी। तो मैं ये कहूँगा कि मैंने जो पहला अटेम्प्ट दिया था तो मैं उतना प्रिपेयर्ड नहीं था, लेकिन फिर भी जो है एक कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं, पहली बार में ही जो है ठीक ठाक रैंक आ गई और मैं कम से कम इस काबिल हूँ कि मैं ये जो मैंने आपको बताया कि 1000 सीटें होती हैं और लगभग 2000 टॉप 2000 में अपनी मैं जगह बना सकता हूँ। तो उस बार मेरी 800 के आसपास रैंक आई। मैं आपको इवन सेकेंड टाइम भी बताऊंगा तो मेरी पहली बार में 808 आई थी, दूसरे में 854 रैंक आई थी और थर्ड अटेम्प्ट में 41 रैंक आई। तो मैं ये कहूँगा कि तीनों बार में मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने कोई अलग किया, थोड़ा बहुत अलग अगर कह सकते हैं तो वो ये है कि जो प्रेशर फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ करता था वो थर्ड अटेम्प्ट में नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बड़ी सम्मानित सेवा में था इंडियन रेवेन्यू सर्विस में। तो मुझे किसी तरह का बैगेज नहीं था कि अगर मैं जो है सेलेक्ट नहीं हुआ या मैं सफल नहीं हुआ परीक्षा में तो मेरा क्या होगा या मैं क्या करूँगा इसके बाद में। तो मैं पहले से ही कॉन्फिडेंट था कि मैं एक अच्छी सेवा में हूँ पहले से ही, और अगर मैं इसके बाद भी अगर IAS में या IPS मुझे नहीं मिलता है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अच्छा करूँगा। तो ये कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस था उससे जो है मुझे लगता है कि तीसरे प्रयास में मुझे बड़ा बल मिला और उसी का नतीजा था कि परिणाम ज़्यादा बेहतर है। तैयारी शुरू कहाँ से की, कैसे तैयारी शुरू की, सबसे पहले कहाँ से? जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीज जो है वो तो जब हम स्कूल समय में थे तभी जो है पढ़ गया था कि हमारे जो है कई सारे स्कूल के सीनियर उनकी PCS की परीक्षा में या रेवेन्यू सर्विस में और एक दो लोग IAS में भी निकले हुए थे, तो उनको देख करके प्रेरणा तो थी कि करना है। फिर ये हुआ कि इंजीनियरिंग मैंने किया और उस दौरान ये सोचा कि चलिए अभी तो सब कुछ नया नया माहौल था, और फिर ये हुआ कि पहले इंजीनियरिंग पास कर लीजिए उसके बाद कुछ सोचेंगे। तो चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, फाइनल ईयर आ गया, नौकरी भी लग गई। फिर ये था कि बहुत सारा जो है लोन वगैरह भी ले रखा था, एजुकेशन लोन था, पारिवारिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी आर्थिक रूप से। तो फिर ये हुआ कि कुछ समय नौकरी कर ली जाए। फिर मैं आपको एकदम अगर फ्रैंकली बताऊँ कि 2-3 वर्ष जब हो गए नौकरी करते हुए भी, लोन इत्यादि खत्म हो गया, घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक ठाक तनख्वाह मिलती थी। मैं जिस कंपनी में काम करता था, आप किसी PSU में काम करते? जी, मैं इंडियन ऑयल में था पहले और मैंने 5 साल काम किया वहाँ पर। काफ़ी अच्छी बड़ी सम्मानित कंपनी है, वहाँ पे मैंने काम किया। तो पहले 3 सालों में ये सब चीज़ें मेरी जो है काफ़ी ठीक हो गई। फिर मुझे लगा कि अब तो 3 वर्ष हो गए, तो एक तरीके से जो सिविल सर्विसेज का जो ड्रीम था वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अब मुझे लग रहा है कि बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। अब तो मुझे जो है समय भी नहीं मिल रहा है इस नौकरी में, और साथ साथ जो है अब ना तो पढ़ने का उतना इंक्लिनेशन रहा, तो पता नहीं क्या होगा। फिर सडनली ये हुआ कि एक प्रोजेक्ट हम लोगों का चल रहा था जिसमें हम लोग जो है काफ़ी मेहनत करते थे, दिन रात भी जो है ड्यूटी जाना पड़ता था और मेहनत करनी पड़ती थी। सडनली जो है वो प्रोजेक्ट पूरा हो गया और वो 4-5 महीनों का गैप था जिसमें कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आया। तो फिर एक दिमाग में आया कि क्यों ना इस जो है समय का इस्तेमाल किया जाए। खाली बैठने वाले लोगों में हम थे नहीं,
जी। तो उस समय का इस्तेमाल किया और छोटा सा एक जो है गाइडेंस प्रोग्राम जो कि सैटरडे और संडे में चलता था, मेनली संडे को चलता था, तो वहीं दिल्ली में ही ज्वाइन किया। और वो भी डरते डरते इस तरह से ज्वाइन किया कि भाई मैं अपनी जो है मेहनत की कमाई के पैसे लगा रहा हूँ, पता नहीं जो है 3 साल बाद कितनी क्षमता बची है अपने अंदर करने की, होगा कि नहीं होगा। लेकिन जो है आई टुक अ लीप ऑफ फेथ जिसको कहते हैं। तो 3-4 महीने जब मैंने किया, जाने लगा, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जो बाकी एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनके कंपैरिजन में मेरी जो है कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी है और मुझे मज़ा भी आता था। तो 3-4 महीने बाद फिर ये डिसाइड कर लिया कि चलो एट द एंड ऑफ इट अगर कुछ नहीं भी निकलता है तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आई वुड बी मोर वाइज, है ना, आई वुड बी वाइजर, आई वुड बी मोर, मतलब ज़्यादा समझदार हो जाऊंगा मैं। और बाकी लोगों के कंपैरिजन में एटलीस्ट जो है जब कभी बात करने की बात आएगी तो कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि नहीं, मैं आई नो अ फ्यू थिंग्स मोर। तो वो मेरी जो है पहली थिंकिंग थी। कहीं पर भी मैंने ये नहीं सोचा था कि चलो हो जाएगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो एस्पिरेंट्स मुझे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि भ्रांतियाँ बहुत हैं सिविल सर्विसेज की परीक्षा को लेकर के कि 18 घंटे 20 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है और 2 साल 3 साल 4 साल का ग्राइंड है, पूरा पूरा जीवन लोग निकाल देते हैं पढ़ने में, 10-10 साल की पढ़ाई तैयारी करनी पड़ती है। तो उस वजह से जो काफ़ी कैपेबल, मैं कहूँगा कि क्षमतावान बच्चे हैं ग्रामीण क्षेत्रों के, तो बड़ा डिसवेड हो जाते हैं, मतलब उनको बड़ा हतोत्साहित हो जाते हैं कि यार ये हमारे बस की बात नहीं, हम तो बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड से हैं, हमारे माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, 10 साल हम कैसे तैयारी करेंगे, या हमारी तो शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं है, 18 घंटे से बैठ ही नहीं सकते। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि मैं इंडियन ऑयल में था 2009 से 2014। मैंने अपनी वहाँ की नौकरी के साथ न्याय करते हुए खाली समय में सैटरडे संडे में ही, सैटरडे को 2 घंटे मिलते थे और संडे को जो है लगभग पूरा दिन मिलता था, वैसे शुरू किया। और फाइनली जो है पहले अटेम्प्ट में ही इतना हो गया कि मैंने प्री क्लियर किया, मेंस भी क्लियर किया। यद्यपि मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं, मतलब मेरी जर्नी कहाँ पे जाकर के रुकेगी, लेकिन प्री और मेंस के क्लियर हो गया तो मुझे लगा कि अरे तो इतना कठिन नहीं है जितना मुझे लगता था। फिर जो है इंटरव्यू भी आया, इंटरव्यू भी दिया, तो अगेन जो है पहला अटेम्प्ट था, सारी चीज़ें जो है डर डर के हो रही थी, तो एवरेज स्कोर ही आया सारी चीज़ों में। लेकिन ये हुआ कि जब फाइनल सिलेक्शन हो गया तो फिर ये हुआ कि नहीं, तो बड़ी आसान सी परीक्षा है, इसके बारे में भ्रांतियाँ बहुत हैं। लेकिन जो कड़वी सच्चाई है वो अगले अटेम्प्ट में आई। सेकेंड अटेम्प्ट दिया तो मुझे लगा कि मैंने पिछली बार पूरा पेपर भी नहीं कर पाया था, मैं इंटरव्यू में अंडर कॉन्फिडेंट था, मेरी लिखने की स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं थी, वो सब चीज़ें जो है करने के बाद भी मैंने देखा कि सब कुछ किया, पेपर भी पूरा किया और आई थॉट कि आई वाज बेटर प्रिपेयर्ड, उसके बाद भी मेरा रैंक स्लाइड की जी। तो इससे एक और सीख मिली कि एक लिमिटेड लेवल तो चाहिए आपको यूपीएससी की परीक्षा पास करने के लिए, एक लिमिटेड लेवल ऑफ हार्ड वर्क तो चाहिए। जो कहते हैं 18-20 घंटे पढ़ना, वैसा नहीं है, 6 घंटे 8 घंटे पढ़ करके भी, लेकिन कंटिन्यूसली पढ़ने से आप परीक्षा निकाल सकते हैं। लेकिन आप यू कैन नेवर बी एश्योर्ड ऑफ इट कि नहीं इस बार तो मैं जो है टॉप 10 में ही रैंक लेके आऊंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सो द फोकस इज मेनली ऑन क्वालिटेटिव स्टडी, क्वांटिटी से ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने समय का आप सही उपयोग कैसे कर सकते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, मेरा जैसे मैं बस थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा कि बच्चे दिल्ली जाकर के पढ़ाई करते हैं, बाकी अपने सारे करियर ऑप्शंस को बंद करके। तो मैंने उनको देखा है, मतलब मैंने क्लोजली ऑब्जर्व किया, और मैं ऑब्जर्व इसलिए कर पाया कि मैं उस पूरी भीड़ से अलग रहता था। मैं अपनी कंपनी में जहाँ पे काम करता था उसकी टाउनशिप थी नोएडा में, मैं वहाँ रहा करता था और सिर्फ जो है गाइडेंस पर्पज के लिए वीकेंड पे संडे को जाया करता था। तो वहाँ के बच्चों से मैं बात करता था तो मैं देखता था कि फुल टाइम जो है सब कुछ छोड़ करके वो तैयारी वहाँ कर रहे हैं, और मैं ये देखता था कि जितना टाइम मैं दे पाता हूँ, मतलब अपनी कंपनी में नौकरी करने के साथ साथ उतना भी समय वो नहीं देते जो कि फुल टाइम काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है केवल क्वालिटी की बात नहीं है, क्वांटिटी भी जो है अगर आप फुल टाइम देते हैं तो कई बार लोग डिवोट नहीं कर पाते इतनी। तो इसलिए जो है जो काम आप अच्छे से कर रहे हैं उसको करते रहें, साथ साथ ये करेंगे तो ये जो है काफी ठीक रहता है। अच्छा, ये आपने कहा कि दिल्ली की मुखर्जी नगर की भीड़ से आप अलग थे, कोचिंग की भीड़ से थोड़ा कम थे, लेकिन एक होता है कि कई बार ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे इसमें फंस जाते हैं कि हम कोचिंग करें कि ना करें, और कई बार घर वाले लोन ले लेके कोचिंग करवाते हैं और फिर ये नहीं आ पाते। तो कोचिंग का रोल कितना इम्पोर्टेंट होता है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, जैसा कि मैं स्वयं जो है वहीं से निकला हुआ हूँ,
और मैं जो साइकोलॉजी है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की उसको समझता हूँ कहीं ना कहीं। हम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये रहती है कि हम लोग बड़ा अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। पहली बार गांव से निकलेंगे, किसी बड़े शहर में जाएंगे तो हमें लगेगा कि सबसे कमजोर व्यक्ति या दिमागी रूप से भी और जो है कॉन्फिडेंस के मामले में, आत्मविश्वास के मामले में हम ही हैं, और हमसे अच्छे सभी हैं क्योंकि वो बोलने में भी तेज होंगे, शहर के बच्चे हैं और सब जगह अपने आप को एक्सप्रेस भी कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक समस्या रहती है। अच्छा, दूसरे जो है माध्यम भी कहीं बदल जाता है। आप शुद्ध हिंदी माध्यम से पढ़े हुए हैं और आप जब कभी कोचिंग ज्वाइन करेंगे या कोई भी ऐसी चीज़ ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे काफ़ी इंग्लिश का इस्तेमाल होता है, या जो लिटरेचर भी है उसमें भी आपको जो है लगेगा कि अंग्रेजी भाषा का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। और यह नहीं भी, क्योंकि गांव देहात का रहने वाला बच्चा वो गांव देहात की भाषा ज़्यादा पढ़ता है, सुनता है, देखता है, तो इवन जो है खड़ी बोली भी उसको अंग्रेजी के माफी की लगती है। तो उसके लिए बड़ा वो रहता है। जो बात आपने कही कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए कोचिंग इंपॉर्टेंट है तो नहीं, तो उसका मेरा सिंपल सा लॉजिक है कि इतना लंबा सिलेबस होता है यूपीएससी का, काफ़ी बड़ा था। तो जब तक जो है आपको कोई ये बताने वाला ना हो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में इसका जो सब टॉपिक है उसमें आपको कितना कवर करना है ना, और अगर आप कवर नहीं भी कर पाए तो वेदर इट इज ओके और नॉट, जब तक कोई आपको ये नहीं बताएगा तब तक आपको ये लगेगा कि यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। सच्चाई इस परीक्षा के बारे में ये है कि यू कैन नेवर बी 100% श्योर कि यू हैव कवर्ड एवरीथिंग। आप कभी भी जो है सारी चीजें कवर कर ही नहीं सकते। आप परीक्षा के दिन जो है जब आपकी फर्स्ट रैंक भी आने वाली है तो भी आप जो है ये अंडर कॉन्फिडेंट होकर के जाएंगे कि यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है और मैंने पूरा सिलेबस नहीं कवर किया है, सारी चीजें वो सब चीजें रहेंगी हमेशा। परंतु इतना जरूर जो है कोई अच्छा अगर गाइड मिल जाए, मैं किसी पर्टिकुलर कोचिंग का नाम नहीं बता रहा, कोई अगर अच्छा गाइड मिल जाए ये आपको बता सके कि हाँ अब आपने जो है एक राउंड सारी चीजें कवर कर ली है। वैल्यू एडिशन आपने कितना किया है ये आप पे निर्भर करता है, लेकिन जो है जो कोचिंग है उसका इस्तेमाल एट बेस्ट इस तरह से कर सकते हैं कि कोई टॉपिक इंटायरली न छूटा रहे, पूरा सिलेबस आप एक बार कवर कर लें। और एट द सेम टाइम जब वहाँ जाते हैं तो आपके पीयर ग्रुप के लोग मिल जाते हैं, तो कई बार आपको अच्छी सलाह भी मिल जाती है। इसलिए जो है कोचिंग कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा ये नहीं है कि कोचिंग नहीं करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। मेरे कई सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने बिना कोचिंग के टॉप 10 में भी रैंक किया है, लोगों की काफी अच्छा रिजल्ट रहा है। अच्छा, इसके बाद बात आती है कि ऑप्शन में क्या चुना। जैसे आपने बीटेक किया, ऑब्वियसली आपने 11th-12th पीसी में लिया होगा, राइट, बट आपने ऑप्शन में सोशियोलॉजी चूज किया। तो ये इतना बड़ा स्विच कि एक साइंस का स्टूडेंट आर्ट्स के सब्जेक्ट ले रहा है, किस तरीके से मैनेज किया और कहाँ से आप? जैसा कि मैंने बताया कि मैंने जब बीटेक कर लिया था तो उसके करीब 3 वर्षों बाद जो है मैंने सोचा कि मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करनी। तो उस दौरान जो है मेरा मैकेनिकल से बीटेक था, तो अगर मैंने बीटेक के फाइनल ईयर में उसके पहले तैयारी शुरू की होती तो मैंने डेफिनेटली जो है मैकेनिकल सब्जेक्ट ही चूज किया होता, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। लेकिन 2-3 वर्षों बाद ये रहा कि भाई अब इतना बड़ा सिलेबस कवर कर पाना उसमें समय लगता है टेक्निकल सब्जेक्ट में करने में, तो समहाउ जो है टेक्निकल सब्जेक्ट छूट गया। अब रही बात ये कि कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट होता है, फिर आपको ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। जैसे मैं हमेशा देखता था कि एवरेज स्टूडेंट के कंपैरिजन में मुझे हिस्ट्री पसंद है, ज्योग्राफी अच्छी लगती है, इस तरह की चीज़ें, मतलब मुझे कोई याद करने की या कोई बना करके रखने की जरूरत नहीं, रट्टा मारने की जरूरत नहीं। एक बार मैं उसको देख लेता हूँ तो मेरे को अंडरस्टैंडिंग हो जाती है मोटी मोटी, कि दोबारा पढ़ूंगा तो मुझे क्लियर हो जाएगा। तो एक जो मानविकी के सब्जेक्ट होते हैं जिसको हम कहते हैं आर्ट्स के सब्जेक्ट, उसके प्रति एक कह सकते हैं कि एफिनिटी थी कि हाँ ये सब्जेक्ट जो है चलाओ तो अच्छा रहेगा। तो उस समय मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले सकते हैं, आप सोशियोलॉजी ले सकते हैं, फिलोसफी ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं। तो फिर मैंने सभी का सिलेबस पलट करके देखा, तो किसी भी सब्जेक्ट में हमेशा जो है 2 पेपर्स होते हैं, एक तो उसका थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव होता है, दूसरा अप्लाइड पर्सपेक्टिव होता है। तो बाकी सभी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में अच्छा मेरे पास समय भी कम था, तो मैंने देखा कि सोशियोलॉजी जो है, मेरी 1-2 लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि 2-3 महीने आप पढ़ेंगे तो आपको जो है काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं तो 5-6 घंटे ही दे पाता था जी, तो उस हिसाब से फिर मुझे लगा कि छोटा सब्जेक्ट भी है और एक डिसेंट जो है स्कोर आ सकता है इसमें, तो फिर मैंने सोशियोलॉजी चूज किया। उसका सेकंड पेपर जो था, उसका जो अप्लाइड एस्पेक्ट था, वो ऐसा था कि ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर था, बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, गांव कैसे फंक्शन करते हैं, है ना। तो छोटी छोटी चीज़ें जो कि हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, ठीक है, समाज में जो है महिलाओं की, पुरुषों की कैसी स्थिति है, उसमें क्या किया जा रहा है,
अलग अलग चीजें जो कि हम लोग डे टू डे अपनी लाइफ में देखते हैं। तो मुझे लगा कि इसको तो एक बार पढ़ने से कम कुछ विचार जो मेरे अपने हैं और कुछ विचार वहां से लेकर के ये एक अच्छी तरीके से मैनेज किया जा सकता है। और जो थ्योरेटिकल पार्ट है तो कमोबेश जो है सब जगह एक जैसा ही रहता है, आपको उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन करना पड़ता है, कुछ चीज़ें मेमोराइज भी करनी पड़ती हैं और कुछ चीज़ें जो है जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो याद हो जाती हैं। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि सब्जेक्ट हमेशा ऐसे चूज करना चाहिए। अगर आपके ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मानविकी का कोई सब्जेक्ट आप ले सकते हैं जो आपकी चॉइस का हो। सिलेबस आप देख लीजिए, मोटी मोटी चीज़ें आपको अपील कर जाएंगी तो उसको आप ले लीजिए। और कोई भी सब्जेक्ट अच्छा या बुरा नहीं होता। ऐसा हो सकता है कुछ लोग पास्ट स्कोर को देख के लेते हैं कि भाई इस बार तो इसमें इतने नंबर आए थे, इसमें कम आए थे, तो इसको नहीं लेकर के इसको लेना है। मैं ये कहूँगा कि सारे सब्जेक्ट लगभग समान स्कोरिंग है, बस आपको कितना जो है अपील करता है वो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, हमने जब गुफ्तगू का पहला एपिसोड किया था DM आगरावासी जी के साथ, तो उसके बाद कई लोगों ने सवाल पूछा कि अगली बार जब जिनका इंटरव्यू करें उनसे पूछिएगा कि जो ऐसे लिखने बैठते हैं हम, कई बार होता है कि क्या लिखें, किस तरीके से लिखें, उसमें फंस जाते हैं, वहाँ मार्क्स नहीं आते हैं, तो उस पर आपकी क्या सजेशन होगा जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको? ऐसे के संबंध में मैं ये कहूँगा कि कई बार हम जब खुद ही पढ़ते हैं, आप तो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स देखिए, कुछ अच्छे न्यूज़पेपर्स जिनके यहाँ संपादकीय छपता है न्यूट्रल वाला, तो आपको किस तरह के लेख पढ़ने पसंद है। कोई भी जो है अच्छा रीडर किस तरह के लेख पसंद करता है उसी में उसका आंसर है। आप अगर देखेंगे कि यार ये लेख मैंने पढ़ा तो बड़ा इंफॉर्मेटिव था और उसको पढ़ने में बड़ा अच्छा लगा और बड़ी काम की चीजें, एंड यू कुड पॉइंट आउट अ फ्यू थिंग्स कि मतलब मेरा जो है टेक अवे इस लेख से ये है, तो जब आप उसको एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे जो मेरा जो है कॉमन ऑब्जर्वेशन है अच्छे लेखों के संबंध में कि जब भी ऑथर जो है शुरू करता है तो बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से शुरू करता है ना जी। स्टोरी लिखने में और ऐसे लिखने में यही अंतर है। स्टोरी तो शुरू होती है वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग इन सो एंड सो प्लेस, वो स्टोरी हो गया, फिक्शन हो गया। आपको फिक्शन नहीं लिखना है, आपको जो है फैक्ट्स भी लिखना है और साथ साथ उसको इंटरेस्टिंग स्टार्ट देना है। तो कहीं ना कहीं जो प्रस्तावना वाला पार्ट होता है निबंध में, ऐसे में, वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो रीडर है उसको जो है आप उसकी साइकोलॉजी भी आपको समझनी है कि उसको हजारों जो है ये चीज़ें पढ़नी है, तो कैसे आप उसका ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट कर सकें। आपका पहला जो है ऐसे पहला ओपनिंग पैरा ही ऐसा होना चाहिए उसको लगे कि नहीं इसने कुछ डिफरेंट लिखा है, तो ये कुछ डिफरेंट जो है ऐसे ही आएगा कि आप किसी एनेक्डोट से शुरू करें, किसी इंटरेस्टिंग इवेंट से शुरू करें जो कि आपके टॉपिक से बड़ा मैच करता हो, किसी रीसेंट इवेंट से जो कि जो है उससे बड़ी मैच खाती हो, है ना। तो इस तरह से जब शुरू करेंगे फिर बॉडी में आपको बेसिकली कुछ लोग जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं ऐसे लिखने में ये होती हैं कि हम एनालिसिस करते हैं, लेकिन एनालिसिस हमारा काफ़ी हद तक एक पक्षीय होता है कि हमने जो है उसका दूसरा पहलू देखा ही नहीं उस पर्टिकुलर टॉपिक का। दूसरा, किसी भी समस्या के मल्टीपल फेसेट्स हो सकते हैं, उसके मल्टीपल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, चाहे वो सोशल एंगल से देख लीजिए, पॉलिटिकल एंगल से देख लीजिए, इकोनॉमिक एंगल से देख लीजिए, किसी भी तरीके से साइंटिफिक, रिलीजियस, जितने भी तरीके हो सकते हैं, मल्टीपल तरीकों से उसके अलग अलग इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, अलग अलग स्टेक होल्डर्स पे उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ये एनालिसिस अगर आप कर लेंगे कायदे से और हर अपने आप को न्यूट्रल रखते हुए, अपना कोई इसमें जो है वैल्यू नहीं पुट करना है, अपना जो है वैल्यू जजमेंट नहीं पास करना है, सबके तरीके से, सबके एंगल से जो है उसको आप एनालिसिस करेंगे और लास्ट में एक अच्छा सा कंक्लूजन जो कि आपका विचार हो सकता है कि आपको क्या लगता है, और बैलेंस्ड कंक्लूजन। कई बार जो है बड़ा नी जर्क टाइप का कंक्लूजन दे देते हैं, क्रिटिकल नहीं होना चाहिए। हाँ, क्रिटिकल आप हो सकते हैं, अच्छा, लेकिन एक होती है आलोचना, एक होती है समालोचना, हिंदी में जैसे कहते हैं, है ना। तो बेसिकली बैलेंसिंग अप्रोच अगर होगी तो समालोचना हो जाएगी। ठीक है, मतलब चीजें हर जगह बुरी है, मैं मानता हूँ, हो सकती है, लेकिन एट द सेम टाइम वो अच्छी कैसे हो सकती हैं, फ्यूचर क्या है। मतलब आप अगर बहुत सैड एंड पे उसको समाप्त करेंगे तो पढ़ने वाले को भी लगेगा कि अरे यार ये तो सैड कर दिया इसने, लास्ट में मजा नहीं आया। और लास्ट में अगर आपने कुछ फ्यूचरिस्टिक उसमें दिखाया कि नहीं बस ये समस्याएं हैं, हर देश में समस्याएं होती हैं, ठीक है, परंतु ये चीजें ऐसी हैं, अगर ये थोड़ा सा कर लें तो हम और अच्छा कर सकते हैं, ऑलरेडी हम अच्छा कर रहे हैं, वी कैन डू लॉट बेटर। और बिलीव मी, ब्यूरोक्रेसी में जो है, जब आप जिस सर्विस को ज्वाइन करने आप जाना चाहते हैं इस परीक्षा को पास करके, तो वहाँ पर भी आपसे अपेक्षाएं ये होती हैं। बताने वाले तो आपको दसों हजार लोग मिल जाएंगे, लेकिन उस समस्या का समाधान निकालना आपका काम है, इसीलिए आपको ब्यूरोक्रेट बनाया गया है। तो ये अगर अप्रोच आप पहले से रखेंगे तो एग्जामिनर भी यही देखना चाहता है आपके अंदर, यही स्पार्क देखना चाहता है,
आपको डेफिनेटली अच्छा स्कोर मिलेगा। अब सबसे लास्ट जो चीज आती है तैयारी के दौरान में, इंटरव्यू। उसमें कई बार होता है कि अंडर कॉन्फिडेंट है या क्या क्या पढ़ के जाएं, कैसे तैयार होके जाएं, क्या पूछ सकते हैं, तो उस पर आपका इंटरव्यू कैसा गया और एस्पिरेंट्स के लिए कैसा रहा? बिल्कुल। वैसे मैं इंटरव्यू के बारे में बताऊं कि बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको एपिसोड बताऊं कि मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो एज यूजुअल जो है काफ़ी तरह के प्रेजुडिसेस दिमाग में रहते हैं कि भाई इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है, और मुझे जो है कोई प्रोफेशनल गाइडेंस लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, मेरी पर्सनालिटी में पता नहीं क्या डिफेक्ट है, हो सकता हो, मतलब कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम इनसिक्योर हो सकते हैं कि इंटरव्यूअर हमसे अगर यही पूछ ले कि भाई आपने तो इंजीनियरिंग किया था और इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट आपने लिया नहीं, आपने जो है सोशियोलॉजी ले लिया, उसका क्या रीज़न है, आप जो है 2009 में आपने बीटेक किया था और 14 में जो है आप इंटरव्यू के लिए अपियर हो रहे हैं, 5 साल आपने तो वेस्ट कर दिए, आप जो है कैसे कम्पीट करेंगे जो नए लड़के आएंगे 20-22 साल के, उनके सामने 5 साल आप क्या करते रहे, आपने क्यों नहीं पहले सोचा। तो काफ़ी सारे ऐसे जो है वैक्सिंग इश्यूज हो सकते हैं जिसको लेकर के हम लोग कई बार अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, ठीक है। फिर ये है कि इंटरव्यू की भाषा क्या होगी, इंग्लिश में बोलोगे कि हिंदी में बोलोगे, तो इन सब चीज़ों के बारे में मैंने 3 इंटरव्यू चुकी दिए और तीनों बार मेरा सिलेक्शन भी हुआ। तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है या मेरा जो सजेशन है वो यही रहेगा कि इंटरव्यू में कोई भी आंसर सही या गलत नहीं होता। और अगेन कॉमन जॉब इंटरव्यू की तरह यूपीएससी का इंटरव्यू नहीं होता, इंटरव्यू बड़ा मिसनॉमर है वहाँ। और एक्चुअली यूपीएससी कभी भी इसको इंटरव्यू की तरह प्रोजेक्ट नहीं करती, यूपीएससी वाले इसको पर्सनालिटी टेस्ट का नाम देते हैं। और पर्सनालिटी का मतलब एक ही तात्पर्य है कि आप कोई भी बात अगर आपने कही है तो उसको कैसे आप डिफेंड कर सकते हैं, कैसे आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, आपका जो है ओवरऑल वर्ल्ड व्यू क्या है, ये चीज़ निकल करके आती है। और कहीं ना कहीं आपका जो वैल्यू सिस्टम है वो भी जो है आपके जवाबों में नज़र आता है। जैसे आप अगर कट्टरपंथी हैं तो कहीं ना कहीं जो है बातें करने में आपके दिमाग से वो बात निकल जाएगी, ये चीज़ रहती है। या अगर आप जो है काफ़ी दकियानूसी ख्यालों के हैं तो कोई ना कोई बात कहने में आपके अंदर से वो बात निकल आएगी। या आप जो है महिलाओं के संबंध में बहुत अच्छी राय नहीं रखते हैं उनको, या जो है जो निर्धन व्यक्ति हैं समाज के उनके संबंध में बहुत अच्छी राय नहीं रखते हैं, तो कई बार जो है बातें कहने में वो आपकी जो है उसमें वार्तालाप में निकल आता है। तो ये समस्या रहती है। इसमें मैं जो अपनी स्टोरी सुना रहा था वो ये था कि पहले अटेम्प्ट में मुझे किसी ने कहा कि नहीं अब तो आपका इंटरव्यू है तो जाकर के किसी से गाइडेंस लीजिए। तो एक वहाँ फ्री गाइडेंस प्रोग्राम चलता था। तो वैसे तो मैं अपने आप को हमेशा रेट करता हूँ कि मेरा स्ट्रगल अच्छा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र से निकल करके हिंदी माध्यम से पढ़ाई किया, फिर अंग्रेजी माध्यम में पूरा बीटेक किया, अच्छी नौकरी लैंड की, टॉपर था मैं अपने कॉलेज में। फिर जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था वहाँ पर भी मैं एक्सेल कर रहा था, सबसे अच्छे कर्मचारियों में मेरी गिनती होती थी। दिल्ली जैसी जगह पे मैं रह रहा था, तो कॉन्फिडेंस की कमी मुझ में नहीं थी, ना ही पब्लिक स्पीकिंग का कोई डर था। लेकिन वो पहली बार इंटरव्यू देने का जो हुआ होता है ना, वो अंदर था। और फिर मैं किसी गाइडेंस प्रोग्राम में गया तो उन्होंने मुझसे कुछ ऐसे सवाल पूछे जो कि बहुत ही उस तरह के थे जिसको मुझे रटने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तो उन्होंने बड़ा हतोत्साहित कर दिया पहली बार। मैं कह रही आप तो बहुत ही अंडर प्रिपेयर्ड हैं और आपको जो है अभी तो बहुत वर्क करना है। और मेरा इंटरव्यू मुश्किल से 1-1.5 हफ्ते बाद था। तो मैं आपको कहूँगा कि उसका इम्पैक्ट पड़ गया। अगर मैं अपने नेचुरल तरीके से ही चला गया होता तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, मेरा ये मानना है। लेकिन उनके कहने से मुझे बड़ा फ़र्क पड़ गया। और मैं अब जैसे उन्होंने कहा कि अगर कोई चीज़ आपको नहीं आती है तो आप कॉन्फिडेंटली नो कह दीजिए। आप अगर सोचेंगे कुछ और बोलेंगे तो उसका जो है निगेटिव लेता है बोर्ड। इस तरीके से कई सारी प्रेजुडिसेस मेरे दिमाग में उसकी वजह से चली गई। तो फिर जब मैं स्वयं जो है इंटरव्यू देने गया तो वहाँ पर मैंने ये देखा, बाद में मैंने एनालिसिस किया कि सिंपल से सिंपल चीज़ें वो लोग पूछ रहे थे। तो मैं थोड़ी देर सोच रहा था, थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट था, तो मुझे आ भी रहा होता तो भी मैंने कह दिया कि नो सर आई डोंट नो दिस। तो मैंने उस तरह से जवाब दिया। या बहुत कॉन्फिडेंट नहीं था। अब मैंने मेरी जो है हिंदी माध्यम से पढ़ाई की है। उस समय जो है बहुत अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाता था, लेकिन जानबूझ के मैंने इंग्लिश रखा कि चलो अच्छा रहेगा। हिंदी भी जो है बहुत अच्छा नहीं था। तो वो सारी कॉम्बिनेशन जो थे वो बाद में जो है मुझे लगा कि थोड़ा सा मुझे कॉस्टली पड़े। हालांकि ये देखा जाए तो कोई बहुत ख़राब नंबर नहीं आए थे, लेकिन बहुत अच्छे नंबर जिनकी वजह से अच्छी रैंक आ सकती थी वो भी नहीं आ पाई। जो थर्ड अटेम्प्ट था, तो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू मैं कहूँ कि
कॉन्फिडेंस पहले से था, जो प्रेजुडिसेस मेरे जो हैं पहले अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में मुझे दिमाग में थे, वो सब निकल चुके थे। और मेरी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी एक सर्विस में, और आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि भाई अब कोई इशू नहीं है। आई हैव सीन द इंटायर कंट्री, सब चीज़ें मैंने देखी हुई हैं, लोगों से मिल चुका हूँ। कहीं भी किसी व्यक्ति ने मुझे ये नहीं कहा कि नहीं भाई आपकी पर्सनालिटी में एक्चुअली कोई डिफेक्ट है। बहुत ईजी गोइंग हूँ, लोगों से बात करने में मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आई वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ। फिर तब तक ये भी क्लियर हो गया था कि वास्तव में जो है, जो मैंने आपको पहले बताया इंटरव्यू के संबंध में, कि कोई भी चीज़ सही या गलत नहीं होती, इस बात में मैं एक्चुअली बिलीव करने लगा था। तो फिर मुझे लगा कि अब ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, जो मेरा नॉलेज है उसी के साथ मैं जाऊँगा और कॉन्फिडेंट होकर के जवाब दूंगा। नहीं आएगा तो साफ कह दूंगा। जिस तरह से हम आप बात कर रहे हैं उसी तरह से हमें लगा कि जा करके कोई भी चीज़ जो है फेक नहीं बोलनी है, और आएगा तो बताएंगे और नहीं आएगा तो फिर नहीं। और तब तक मैं आपको फ्रैंकली बताऊं कि 2-3 साल तैयारी करते करते यू कैन गैदर ए लॉट ऑफ नॉलेज एंड यू हैव बेटर एनालिसिस पावर्स। तो मुझे लगा कि उसका बड़ा जो है फ़ायदा मिला। तो इंटरव्यू में गया तो मैं कॉन्फिडेंट था, और फ्रैंकली थर्ड टाइम में भी जो है शुरुआत के 3-4 क्वेश्चन तो मैं बता नहीं पाया, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे ना तो माथे पे पसीना आ रहा था, ना कोई ऐसी परेशानी वाली बात थी। आई वॉज कॉन्फिडेंट। उन्होंने बोला कि आपको फला चीज़ बतानी थी, कितना रेवेन्यू कलेक्शन हुआ। तो मैंने कहा सर मुझे नहीं पता। कि नहीं आपको तो पता होना चाहिए। तो मैंने कहा सर पता होना चाहिए बट आई डोंट नो राइट नाउ। तो ठीक है। तो मतलब अगर मैं उसी में घबरा जाता तो फिर अगेन इंटरव्यू खराब चला जाता। लेकिन मुझे बाद में ऐसा लगा कि उस नेगेटिव चीज़ का कोई असर नहीं पड़ा मेरे फाइनल स्कोर पे, और काफ़ी अच्छा स्कोर मिला मुझे। और बाद में जो है फिर वो डिस्कशन मोड में चला गया, तो आई वॉज वेरी कंफर्टेबल जवाब देने में भी, और मुझे लगा कि उसका फ़ायदा मिला। तो अब जर्नी आपने शुरू की थी, आपसे बातचीत की, अपनी तैयारी से अब चलते हैं जहाँ हर एस्पिरेंट का जाने का ड्रीम होता है, मसूरी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी। कैसे रहे वहाँ के दिन, कैसे बीते? आपने पूरा 1 साल, मैं आपके ऑफिस में देख सकता हूँ, बड़ी सी एक फोटो लगी हुई है, इसमें लिखा है 20 अगस्त 2016 से 9 दिसंबर 2016। वास्तव में ट्रेनिंग, जो हमारी ट्रेनिंग का पीरियड था वो 29 अगस्त 2016 से लेकर के जून 2018, करीब 2 साल ट्रेनिंग होती है हम लोगों को। तो उसमें से राइट मिक्स होता है। पहले 3 महीने का फाउंडेशन कोर्स होता है, जिसमें हमारी अपनी सर्विस के IAS के भी लोग रहते हैं, IPS के भी कुछ लोग रहते हैं, फॉरेन सर्विस के लोग भी रहते हैं, रेवेन्यू सर्विस के, सभी सर्विसेज के लोग रहते हैं। तो वो 3 महीने फाउंडेशन कोर्स इट इज़ फॉर ऑल द सिविल सर्विसेज। तो उसमें बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता है और बड़ा अच्छा माहौल रहता है। मतलब जैसे कहीं ना कहीं जो कॉलेज वाला एक माहौल आप कहेंगे, कॉलेज जैसा माहौल रहता है। तो बच्चे आते हैं, मतलब ऑफिसर ट्रेनिंग होते हैं, बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं। हाँ, थोड़ा सा मेच्योर्ड रहता है। मतलब जैसे कॉलेज में तो हम लोग को किसी चीज़ की चिंता नहीं होती, वहाँ पर सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन कुछ अच्छे मेच्योर डिस्कशन भी होते हैं। तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं, मैं एक्चुअली बड़ी प्रोफेशनल जगह पे आया हूँ। और दोस्तियाँ भी होती हैं जो कि लाइफ लॉन्ग चलती हैं, और साथ साथ जो है यू लर्न अ लॉट, आपकी पर्सनालिटी में काफ़ी चेंज आता है। तो 3 महीने फाउंडेशन कोर्स में वो सीखा। उसके बाद में हम लोग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग में अगेन जो है IAS से संबंधित कि आपको कौन कौन से रोल्स में जाना पड़ सकता है अपने स्टेट में, जहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग होगी, चाहे वो रेवेन्यू का नियम कानून हो, लॉज हो, अलग अलग चीज़ें जो हैं पब्लिक सर्विस की आपको क्या क्या देखनी पड़ सकती हैं, चाहे वो वाटर अवेलेबिलिटी के ऊपर हो, क्लीनलीनेस के ऊपर हो, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन हो, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन हो। कई प्रकार की चीज़ें जो हैं वो आपको जो है एक इस तरीके से सिखाई जाती हैं कि कहीं ना कहीं आपको क्लासरूम जैसा भी ना लगे। अलग अलग एक्टिविटीज़ के माध्यम से, केस स्टडीज़ के माध्यम से आप जाते हैं, साइट विजिट करते हैं, वहाँ देखते हैं, लोगों से बात करते हैं। तो बेसिकली जो है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम टाइप का ही चलता है। तो जब तक आप वहाँ रहते हैं, देन यू हैव 1 ईयर डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग, जो कि फील्ड ट्रेनिंग होती है। और फील्ड ट्रेनिंग में आप जाते हैं तो वहाँ पर जो है कैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रन करता है, उसके ऑल दी एस्पेक्ट्स, डिफरेंट जो उसके अंग हैं, उन सभी से आपका परिचय होता है। फिर वापस आप जाते हैं अकेडमी। 2 महीने की फर्दर ट्रेनिंग होती है, जिसमें आप जो है डीब्रीफ करते हैं, क्रॉस लर्निंग होती है कि हम उत्तर प्रदेश कैडर से गए तो हमने जो है पिछले 1 साल में क्या क्या देखा। BDO के रोल में रहे, SDM के रोल में रहे, कलेक्ट्रेट में रहे, जहाँ पर जो है कलेक्टर साहब के साथ उनके साथ अटैच रह करके विभिन्न चीज़ें देखी। कहीं कहीं पर तो सेक्रेटरीट में भी रखते हैं। तो कुल मिलाकर के गवर्नमेंट के बारे में या गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के बारे में, गवर्नमेंट एज ए मशीनरी, आपका क्या विचार है?
उत्तर प्रदेश के बारे में हम बता सकते हैं, हमारे जो बिहार के कैडरमेट वो है क्या नाम बैचमेट्स हैं वो बिहार के संबंध में बताएंगे, कर्नाटका वाले उनके संबंध में, गुजरात वाले अपने अनुभव के संबंध में। तो क्रॉस लर्निंग काफ़ी होती है। फिर जब ये डीब्रीफिंग वगैरह होगी उसके बाद में फिर कुछ नया वैल्यू एडिशन होता है, और एक जो है फॉरेन स्टडी टूर भी होता है। आप वहाँ जाते हैं, फॉरेन में भी जो है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े बर्निंग क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में आप फर्स्ट हैंड एक तरीके से एक्सपीरियंस लेकर के वहाँ से आते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि इट गोज अ लॉन्ग वे व्हेन यू आर पोस्टेड इन द फील्ड। तो एक बड़ा होलिस्टिक टाइप का एक्सपीरियंस होता है। तो बचपन के शैलेश ने जो सपना देखा था अपने स्कूल में, डीएम साहब का जो रौब देखा था, जिसको तब्दीली, गाड़ियाँ, पुलिस, वो सपना अब तो लगभग पूरा हो चुका है। अब आप आईएएस बन गए। कितने बड़े परिवर्तन आते, जैसे क्योंकि मैं आप भी यूपी से, मैं भी यूपी से हूँ, तो कितना ये होता है कि अब तो मेरा भाई आईएएस बन गया, दोस्त आईएएस बन गया, तो दोस्त कितना उछलते हैं दूसरे के नाम पे। वो किस तरीके से करते हैं? देखिए फ्रैंकली मतलब अगर मैं एक ग्रामीण परिवेश से निकले हुए व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो इनिशियली जो है ये चीज़ें आपको बहुत अपील करती हैं जी, और करनी भी चाहिए। उसका कारण ये है कि आपको मोटिवेशन चाहिए, और चाहे आप 6 घंटे डेली पढ़ाई करिए, चाहे 18 घंटे डेली पढ़ाई करिए, यू नीड कांस्टेंट मोटिवेशन। कंटिन्यूअसली आपको जो है सतत आपको लगे रहना पड़ता है, और जो है बीच बीच में आप तो उत्साहित भी होते हैं, लेकिन आपको बीच बीच में अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो हैं, जो पैराफर्नली आपको दिखता है ऑफिसर के साथ में, ये चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं कि जब हम भी हो जाएंगे कुछ तो हमें भी ये सब मिलेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आप फील्ड में आते हैं तो हो सकता हो शुरू के 4-6 महीने, साल भर आपको इन सब चीज़ों का बड़ा शौक हो कि नहीं अच्छा है, मतलब मेरे साथ भीड़ जा रही है, मेरे साथ काफ़ी स्टाफ है आगे पीछे। लेकिन जैसे जैसे आप सर्विस में ग्रो करते हैं आप के लिए ये सब चीज़ें बड़ी सेकेंडरी हो जाती हैं। फिर आपकी प्रायोरिटीज लाइफ में चेंज हो जाती है। फिर आप देखते हैं कि आप मुझे फला काम करना है, फिर आप नहीं काउंट करते कि मेरे साथ कितने आदमी जा रहे हैं, कौन कौन जा रहा है। ऑटोमेटिकली वो भीड़ तो रहेगी आपके साथ में, क्योंकि आपका पोजीशन ऐसा है, बाय वर्च्यू ऑफ दैट पोजीशन आपके साथ में लोग जाएंगे, आपकी टीम बड़ी होती जाएगी उत्तर। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती हैं। और जो आपका वर्क है, और इसीलिए इसको सर्विस कहते हैं, जॉब नहीं कहते। सरकारी जॉब नहीं, हमेशा जो है गवर्नमेंट सर्विस होती है। तो जो सर्विस एस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगेन जो है, जो आपने कहा कि दोस्तों को कैसा फील होता है तो, और रिश्तेदारों को कैसा फील होता है, तो मैं तो अपने होम कैडर में ही हूँ, तो मुझे जो है रोज 3 से 4 कॉल आते हैं। और मेरा ये सवाल था कि फोन आता है कि मेरा ये काम अटक गया है, करवा दीजिए। बिल्कुल कॉल आते हैं, और प्रयास करता हूँ कि जितने लोगों की मदद की जा सकती है जी, उन सभी के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मदद की भी जाती है। और कई बार ये भी रहता है कि मतलब जो कॉल करने वाला व्यक्ति है, कई बार उसी की गलती होती है, तो हमने अगर उसके लिए किसी को फ़ोन किया तो पलट के वहाँ से जवाब आता है कि साहब आप ही का पक्ष जो है वही कमज़ोर है, या उसी ने जो है गड़बड़ किया है। तो फिर उसमें कहना पड़ता है कि जो है कानूनी तौर से सही हो उसको करिए। इससे लोग नाराज़ भी होते हैं कि साहब आपने हमारी कोई मदद नहीं की, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उनको समझाना कि भाई गलती आप ही की थी, इसलिए जो है आपकी मदद नहीं हो पाई, और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों में भी ये है कि कई बार दोस्तों का फ़ोन नहीं उठ पाता, अगर किसी मीटिंग में है, कहीं व्यस्तता है, तो कभी कभी दोस्त भी नाराज आते हैं, लेकिन साथ साथ उनको भी जो है मना करके हम लोग वापस आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये चीज़ हमें पता है, बहुत ही मतलब जो है इस बारे में श्योरिटी रहती है कि सर्विस तो रहती है, लेकिन साथ साथ अपने जो पारिवारिक सामाजिक रिश्ते हैं उनको भी मेंटेन करना बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि जो है व्यस्तता के कारण समय नहीं दे मिलता, लेकिन प्रयास ये किया जाता है कि उन तक रीच आउट किया जाए। जब भी उनकी छोटी मोटी समस्या है, हल कर सकते हैं तो हल कराएंगे, हल नहीं कर सकते तो एटलीस्ट सुन करके उनको काउंसलिंग राइट दें कि आपको जो है ये करना चाहिए, या आपकी यहाँ पर मिस्टेक है तो इसमें जो है आपको दिक्कत आएगी, आप ऐसा मत करिए। तो प्रयास रहता है, 100% सफल नहीं होते, लेकिन जो है दोस्तों को मुझे लगता है कि साथ रखना, फैमिली या जो रिश्तेदार हैं उनको भी साथ रखना जो है सर्विस में आगे बढ़ने के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण होता है, और अल्टीमेटली जो है ये मैटर करता है काफ़ी। तो आपकी पहली फॉर्मल पोस्टिंग कहाँ थी उत्तर प्रदेश में? किस जिले में आप सबसे पहले पोस्टेड हुए? मैं जब उत्तर प्रदेश में आया तो बांदा जिले में मेरा ट्रेनिंग का जिला था, बुंदेलखंड में ही। मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूँ कि बुंदेलखंड जो इतने अच्छे लोगों से बना है, यहाँ के लोग इतने सिंपल और इजी गोइंग होते हैं,
उनके बीच में दोबारा मुझे आने का मौका मिला। कुल मेरी 3 पोस्टिंग हुई है। पहली पोस्टिंग बांद्रा में हुई, जहाँ पर मैंने ट्रेनिंग किया और विभिन्न रोल्स में रहा। फिर मैं कन्नौज में रहा। तीसरी पोस्टिंग के तौर पर वापस जब बुंदेलखंड के झांसी जिले में मेरी पोस्टिंग। तो झांसी में आप सीडीओ के तौर पर कार्य कर रहे हैं, काफी चीजों सिटी स्मार्ट हो रही है, आप सीडीओ हैं और डीएम दोनों लोग मिलकर आप सिटी को स्मार्ट कर रहे हैं। लेकिन लोगों की माइंडसेट को भी वाकई चेंज कर पा रहे हैं क्या सिटी को स्मार्ट करने के साथ? क्या लोग भी स्मार्ट हो रहे हैं? देखिए, जैसा कि बुंदेलखंड के बारे में, जो बुंदेलखंड से बाहर के लोग हैं और उन बाहर के लोगों में हम भी हैं, क्योंकि हम लोग भी जो है किसी दूसरे क्षेत्र से हम लोग आए हैं। तो यहाँ के परिवेश के बारे में लोगों के अंदर कहीं ना कहीं मानसिकता है कि बड़ा सूखा एरिया है, बहुत ही ज्यादा गरीबी है ना, लोग एजुकेटेड नहीं है जी, है। किसी ने तो मतलब यहाँ तक निकाल दिया कि मतलब जो है वो तो घास वास की रोटी खाते हैं, इस तरह की चीज, जबकि मतलब वो वास्तव में जो है अपनी चॉइस से, है ना, मतलब जो न्यूट्रिशनल चीजें हैं वो खाते हैं। उस तरीके का बड़ा नेगेटिव पर्सपेक्टिव रहता है। लेकिन मैं तो 3 पोस्टिंग में से 2 पोस्टिंग यहाँ किया हूँ बुंदेलखंड में, तो मेरे दिमाग में बड़ी पॉजिटिव जो है सोच है, सकारात्मक सोच है यहाँ के लोगों के विषय में भी। और मुझे बड़ा फर्म बिलीफ है कि यहाँ के लोग बड़े ही जो है वेल मीनिंग, मेहनती, जो काम उनको दे दिया जाए बड़े जो है शिद्दत से करने वाले, और स्मार्टनेस के मामले में मैं कहूँगा कि किसी से भी कम नहीं। आपने स्मार्ट सिटी और स्मार्ट पीपल की बात करी, स्मार्टनेस के मामले में कहीं जो है उनका बेसानी नहीं है। और अनगिनत लोग सिविल सर्विस में भी निकले हुए हैं यहाँ के, जो मेरे डायरेक्ट संपर्क में हैं, आते जाते मिलते रहते हैं। अनगिनत लोग विभिन्न सरकारी सेवाओं में हैं, बड़ी ऊंचे पदों पर जो है। अभी जैसे कोविड महामारी चल रही थी, तो यहीं के बुंदेलखंड के रहने वाले लोग जो कहीं विदेशों में बस गए हैं या भारत देश के अन्य जो है जगहों पर अच्छा काम कर रहे हैं, तो पलट करके उन्होंने जो है अपने शहर, अपने गाँव की तरफ देखा और यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करने के लिए बड़ा अच्छा कदम उठाया। तो मैं समझता हूँ कम तो किसी भी दशा में नहीं है। और जो भी सहायता जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम लोगों को कर पाते हैं, सहायता हम लोग करते हैं, उनसे आइडियाज लेते हैं कि भाई आपका जो है क्या विचार है, किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ें। तो उनके आइडियाज पर भी, इनपुट्स पर भी हम लोग काम करते हैं। तो आईएएस बनने के बाद 2 लोगों सबसे क्लोज कनेक्शन होता है, एक तो जनता से, दूसरा पॉलिटिशियंस से। पॉलिटिकल प्रेशर भी काफी कई बार कई चीजों को लेके आता है, उसे कैसे टैकल करते हैं आप, कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो अपने आप में एक मैं समझता हूँ कि मिसनॉमर है। ओके। पॉलिटिक्स बेसिकली क्या है? लोकतांत्रिक देश में जहाँ पर अगर जनसंख्या इतनी बड़ी संख्या में लोग हों, तो अगर हर एक आदमी को अपनी बात कहने के लिए आना पड़े, तो संभवतः उतनी बातें सुन पाना भी मुश्किल है और सभी लोगों का अलग अलग मत हो सकता है, तो उसको समझ पाना और उसके लिए एक हल दे पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो लोकतांत्रिक देश में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, तो जनप्रतिनिधि जो है, जनता की जो आवाज़ है, उसकी आवाज़ को जो शासन और प्रशासन है उस तक पहुँचाने का काम करता है। तो मैं तो हमेशा जो है जो जनप्रतिनिधिगण है, कहीं ना कहीं उसको इसी तरह से लेता हूँ कि ये साधारण जनता उनके क्षेत्र में ये मांग कर रही है, इसलिए माननीय जनप्रतिनिधि द्वारा ये बात हमसे कही जा रही है, तो उसको बहुत पॉजिटिव तरीके से लेते हैं। कई बार जो है वो बड़ी विषम परिस्थितियों में ऑपरेट करते हैं जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, उनको भी जो है क्योस जो होता है मान लिया, उसको रोकने के लिए कई बार जो है वहाँ बताना पड़ता है, कुछ एश्योरेंसेस देने पड़ते हैं। तो हम लोगों का हमेशा ये रहता है कि उनका सम्मान बना रहे किसी भी प्रकार से, और जो बेस्ट पॉसिबल मदद करके हमको कर सकते हैं उनको करा, हम लोग को देने का विचार रहता है। एट द सेम टाइम कभी कभी जो है अनड्यू डिमांड्स भी कभी आती हैं, जो कि बड़ी रेयर होती हैं लेकिन आती हैं, तो उसमें हम लोग उनको लीगल पोजीशन बताते हैं कि महोदय ये चीज़ें हैं, तो इस नियम के अंतर्गत इसको नहीं किया जा सकता है, इसलिए जो है ये आपकी डिमांड भी इलीगल है, तो आपसे अनुरोध है कृपया जो है इसको आप वापस ले लें। और मैं ये कहूँगा अभी तक मुझे जो है कोई ऐसा इंस्टेंस नहीं फेस करना पड़ा अपने जो है 5-6 साल की यहाँ की नौकरी में, कि अगर हमने जो है आराम से समझा दिया कि नहीं माने जनप्रतिनिधि को, तो उन्होंने जो है उसका कोई पुरजोर विरोध किया हो, क्योंकि उनको भी जो है अल्टीमेटली कोई समस्या अगर वो बता रहे हैं तो समाधान या तो समस्या का हो जाए, या फिर उनको ये पता चल जाए कि नहीं वास्तव में वो समस्या जो है उसकी लीगल पोजीशन ठीक नहीं है। तो इस कारण से जो है मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन जैसी कोई बात नहीं है, मतलब क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस जैसी कोई बात नहीं है। इंटरवेंशन जरूरी भी है और होना भी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो शैलेश जी, पॉलिटिकल प्रेशर को आप नियम कानून से टैकल कर ले जाते हैं जी,
लेकिन जिस सर्विस में हैं आप इतने व्यस्त हैं कि आपको संडे भी नहीं मिलता, ये बात सच्चाई है। फैमिली प्रेशर कैसे टैकल करते हैं? फैमिली में कौन कौन है, उनको कैसे सेटिस्फाई रखते हैं, बच्चों को और बाकी चीज़ों को किस तरीके से? देखिए फैमिली में अभी तो चूंकि हाल ही में शादी हुई है, तो खैर पत्नी है मेरी, मेरे साथ रहती है जी, और एट द सेम टाइम जो है मतलब छोटे भाई भी हैं, माता पिता हैं, ये गाँव में ही रहते हैं, तो प्रयास करता हूँ कि शाम को जो है एक बार कॉल करके बात कर लिया जाए, उनकी कुशल क्षेम ले ली जाए, अलग अलग पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनसे जो है पूछा जाए कि क्या चल रहा है आपका, कहीं कहीं पर उनको जो है काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है, उनको काउंसलिंग करते हैं। वाइफ हैं जैसे साथ में, तो उनको भी जो है प्रयास किया जाता है कि समय दिया जाए जहाँ तक संभव हो। यदि ये तो बात ठीक है कि अवकाश जो है हम लोगों को संडे को भी नहीं मिल पाता, कई बार जो है पब्लिक हॉलीडेज अगर पब्लिक के लिए रहते हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं मिल पाता। लेकिन ये है कि अब धीरे धीरे जो है हम लोगों का फैमिली भी अभ्यस्त हो जाता है हम लोगों के वर्किंग स्टाइल के साथ में, तो मैं कहूँगा कि बड़ी ह्यूज सेक्रीफाइस वो लोग भी करते हैं, है ना। लोगों को हम लोगों का सेक्रीफाइस या वो दिखता है कि हम लोग कितना टाइम और एफर्ट पुट इन कर रहे हैं, लेकिन हमसे कहीं ज़्यादा टाइम और एफर्ट जो है हमारे जो काउंटर पार्ट्स होते हैं, स्पाउसेस होते हैं, वो पुट इन करते हैं। तो रियली जो है जो भी हम लोग रहते हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान उनका रहता है। हमारे इंटरव्यू का लास्ट सेगमेंट पे आते हैं, रैपिड फायर, कुछ फनी क्वेश्चंस आपसे जिनका आप मुझे क्विक आंसर देंगे। आपकी फेवरेट चीजें? राइट, फेवरेट फिल्म? शोले मुझे पसंद है। फेवरेट बुक? बुक मुझे प्रेमचंद जी का लिटरेचर बड़ा पसंद है। ओके, फेवरेट वेब सीरीज? फेवरेट वेब सीरीज देखने का तो समय नहीं मिल पाता आजकल। मैं एक फैमिली मैन करके वेब सीरीज देख रहा हूं। आई सजेस्ट कि आप एस्पिरेंट्स देखिए YouTube पे। एस्पिरेंट्स मैंने देखा है, मुझे आपकी स्टोरी से बहुत सिमिलर लगता है। एस्पिरेंट्स मतलब मैं समझता हूँ कि जितने भी सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स होंगे उनके लिए बड़ा क्लोज मतलब जो है एक वो व्यू दे जाती है कि किस तरह की लाइफ होती है किसी उसमें फेवरेट एक्टर? तैयारी में मुझे अमिताभ बच्चन पसंद है। एक्ट्रेस में मैं कहूँगा कि ऐसे कोई, हाँ नहीं ऐसी कोई मतलब फेवरेट एक्ट्रेस। फेवरेट पॉलिटिशियन? फेवरेट पॉलिटिशियन नोबडी। ओके, फेवरेट ब्यूरोक्रेट? फेवरेट ब्यूरोक्रेट में देवर मिस्टर अनिल स्वरूप। अनिल स्वरूप, हाँ, वो रिटायर हो गए। हाँ, जो पहले कोल में। जी जी बिल्कुल। ठीक है ठीक है, ओके, आ गया उसका। अच्छा, लास्ट का फेवरेट स्पोर्ट्स? मैं रनिंग पसंद करता हूँ, मतलब मुझे जो है लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग पसंद है। सबसे फेवरेट हॉबी जब बिल्कुल खाली होती है, छुट्टी रेयर मिलती है, लेकिन टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं? मुझे फिल्म देखना वैसे पसंद है। हालांकि मैं इधर समय नहीं डिवोट कर पाता, परंतु जब भी मुझे समय मिलता था तो मैं फिल्म वगैरह देखना। चलिए जी, लास्ट मैसेज जो हमारे एस्पिरेंट्स के लिए देना चाहें, किस तरीके तैयारी करें, क्या मेथड हो? तो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, तो मैं शाश्वत जी के साथ बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रहा, बात करने का जो है मौका मिला। काफ़ी समय से हम लोग प्रयास कर रहे थे कि हम लोग बात करेंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो लोग ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, ग्रामीण परिवेश से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए बैकग्राउंड से, है ना, उनके दिमाग में तरह तरह की पूर्वाग्रह रहते हैं, दिमाग में प्रेजुडिस रहते हैं कि पता नहीं हम लोग सफल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। कभी माध्यम की समस्या रहती है कि हमारी तो पढ़ाई हिंदी माध्यम में हुई है, हिंदी माध्यम में अच्छा लिटरेचर मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। कभी जो है ये चिंता रहती है कि हमारे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं है कि हम कोचिंग कैसे करेंगे, उसकी भी रहती है कोचिंग करें या ना करें, बिना कोचिंग के सफल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, कौन सा सब्जेक्ट लें। तो इस पूरी जर्नी में मैंने जो सीखा है और जो सिंपल एक ही जो है बॉटम लाइन वो ये है कि आप जो भी करें उसी को कॉन्फिडेंटली करें। मेरा ये कहना है कि कोई भी चॉइस जो है राइट या रॉन्ग चॉइस नहीं होती है। एक बार आपने अगर चॉइस ले ली, फिर उसको आप मेहनत करके बिना किसी जो है पूर्वाग्रह के उसको फॉलो करिए, दिल से करिए, तो चीज़ें हमेशा जो है आपके फेवर में जाएंगी। और अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं उस पर कभी भी डाउट मत करिए। जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि आपसे, मेरे केस में इंटरव्यू में ये हुआ कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी पर्सनालिटी ठीक है, परंतु किसी ने दिमाग में पूर्वाग्रह के बीज डाल दिए, तो उस वजह से 1-2 साल मुझे सफ़र करना पड़ा। तो अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, यद्यपि ये कहना आसान नहीं है, लेकिन अपनी कैपेबिलिटीज़ पर कभी डाउट नहीं करना चाहिए। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी को। मैं समझता हूँ कि हमारी जो यहाँ पे बातें हुई उससे आपको कुछ अपने लिए काम की चीज़ें निकल के आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अपने हमारे शो में आने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ झांसी के CDO और 2015 बैच के IAS अधिकारी श्री शैलेश कुमार, जिन्होंने अपने तमाम अनुभव परीक्षा की तैयारी से लेकर और प्रशासन के काम तक आपसे साझा किए। देश दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए लुक मीडिया। 1 मिनट हमारे साथ।